हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो जैसे कि हमने डीएनए रेप्लिकेशन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो आज की हम वीडियो में इलोंगेशन और टर्मिनेशन उन दोनों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। विद दिस वी विल बी कंप्लीटिंग द टॉपिक ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो कल हमने देख लिया था कि दो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने के बाद कौन इसे हेल्प करता है सेपरेट करने में? हेलिकेज। हेलिकेज के बाद हेलिकेज को रिक्रूट कौन करता था? हेलिकेज लोडर रिक्रूट करता था। और उसके बाद जो हमारा प्राइमर है वो अटैच होता है। फिर प्राइमर को रीड करके जो डीएनए पॉलीमरेज है विच इज एन आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज उस चेन को एक्सटेंड करता है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हमारा न्यू स्ट्रैंड जो है वो उसकी सिंथेसिस होती है, राइट। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आज हम शुरू करेंगे दैट इज अबाउट डीएनए पॉलीमरेज। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेजेस की बात करें, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीमरेजेस। वी हैव डीएनए पॉलीमरेज 1, वी हैव डीएनए पॉलीमरेज 2, वी हैव डीएनए पॉलीमरेज 3, 4 एंड वी हैव 5। ठीक है, अभी हर एक डीएनए पॉलीमरेज का एक पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो जो 4 और 5 है ये तो मेनली आपकी ट्रांसलेशन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं एंड दे आर नॉट द मेजर रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब कि डीएनए पॉलीमरेजेस में 4 और 5 का तो इतना रोल नहीं होता, ये ट्रांसलेशन वगैरह जब एरर वगैरह आ जाते हैं वहां पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और ये यूजुअली प्लांट्स में देखे जाते हैं 4 और 5। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 की। अब यहाँ पे जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम रहता है वो रहता है डीएनए पॉलीमरेज 3। इसकी भी हम आगे स्टोरी देखेंगे कि इन पांचों में से 3 को ही हम क्यों मेन हमारा रेप्लिकेटिंग एंजाइम बोलते हैं, 4 और 5 को 1 और 2 को रेप्लिकेटिंग एंजाइम क्यों नहीं बोलते, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट है दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉर्नबर्ग एंजाइम। इसको हम कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, जो 2 है ये भी हमारा रेप्लिकेशन में यूज होता है, लेकिन जो हमारा पॉलीमरेज 3 है उसकी सबसे ज्यादा हाई प्रोसेसिविटी होती है। प्रोसेसिविटी का मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर टाइम लिमिट में कितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर पा रहा है। आप एक मजदूर लेकर आए हैं, वो सिर्फ 5 मिनट में आप बोल रहे हो 1 लाइन ऑफ द ब्रिक जड़ रहा है, जो दूसरा है वो 2 जो है वहां पे ले डाउन कर रहा है, तीसरा है 5 कर रहा है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? तीसरे को करोगे। तो वैसे ही यहाँ पे है कि जो एंजाइम बॉडी में ज्यादा जल्दी से प्रोसेसिविटी कर पाए, जिसकी प्रोसेसिविटी का नंबर ज्यादा हो, जैसे कि 1000 न्यूक्लियोटाइड्स कर पाए, तो वो हमारा 3 वाली कैटेगरी में आता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला है ये दोनों मेन की कैटेगरी में इसलिए फिट नहीं होते क्योंकि इनकी प्रोसेसिविटी बहुत ज्यादा कम होती है। मात्र 20 न्यूक्लियोटाइड्स तक ही ये ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर स्पैन में, जबकि ये 1000 कर देते हैं तब तक। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो 3 है हमारा मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। तो इसका मतलब 3 को मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम का मैंने पहला रीजन क्या बताया? प्रोसेसिविटी का रीजन बताया। अब हम करते हैं एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस। तो जो ब्रूस एल्बर्ट्स थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिससे ये प्रूव हुआ था कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये हमारा मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले ई कोलाई में म्यूटेट कर दिया डीएनए पॉलीमरेज 1 को, क्योंकि उस टाइम पे लगता था कि जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है ये हमारा मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। लेकिन इसको म्यूटेट करने के बाद भी हमें ये पता लगा कि फिर भी उसमें रेप्लिकेशन क्या हो रही थी, रेप्लिकेशन वाज नॉट हिंडर्ड। इट मींस डीएनए पॉलीमरेज 1 भी हमारा मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज 1 के बाद फिर हमारा म्यूटेट किया गया डीएनए पॉलीमरेज 2 और फिर से वही चीज रिपीट हुई, रेप्लिकेशन वैसे ही प्रोसीड कर रही थी। अब थर्ड केस में हमने क्या किया? थर्ड केस में दे म्यूटेटेड डीएनए पॉलीमरेज 3 और जब डीएनए पॉलीमरेज 3 को म्यूटेट किया गया तो रेप्लिकेशन वाज स्टॉप्ड, रेप्लिकेशन वाज हॉल्टेड, रेप्लिकेशन आगे प्रोसीड नहीं की। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 था दैट वाज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। ठीक है, तो इन दोनों रीजंस की वजह से हम ये कोट करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 हमारा मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। अब उसके बाद जो हमारा फर्स्ट है इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम क्यों बोला गया था?
तो इसको सबसे पहले क्या हुआ कि डीएनए पॉलीमरेज 1 का क्या किया उन्होंने, पॉलीमरेज 1 को उसने ट्रिप्सिन के साथ ट्रीट किया, जिसकी वजह से इसकी 2 फ्रेगमेंट्स मिली थी। एक हमें इसका सी टर्मिनल मिला और एक हमें इसका एन टर्मिनल मिला। जो इसका सी टर्मिनल था वो लॉन्गर था और इसको क्लीनो फ्रेगमेंट भी बोला गया, क्लीनो फ्रेगमेंट भी बोला गया, ठीक है। और ये हमारा शॉर्ट वाला था। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है, देखो जो क्लीनो फ्रेगमेंट थी इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी थी और 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी थी। और जो शॉर्ट वाली थी इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी। अब ये एक्टिविटीज क्या हुई, देखो अगर हम रिश्ता ढूंढने जाते हैं, क्या देखते हैं, सर्वगुण संपन्न वटेवर वी से, राइट। तो जो ग्रूम होता है, ब्राइड है, वटेवर, सो वी लुक एट ऑल द कैरेक्टर्स व्हिच समवन इज पोजेसिंग। लाइक इफ ही इज हैविंग 5 कैरेक्टर्स, वी रेट देम कि चलो 5 है, देन वी मूव टू अनदर वन। इफ शी इज हैविंग 10 स्केल्स, 10 कैरेक्टर्स, we always choose the second one, right? So same is the case in all of them. What is happening here is we have 3 properties. We have the property of 5 prime to 3 prime polymerase. अब 5 prime to 3 prime polymerase की प्रॉपर्टी क्या बताती है, देखो हमें पता है कि जब भी स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड ऐड करने की एक्टिविटी को 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। अब दूसरी एक्टिविटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी। नाम से पता लग रहा है प्रूफ रीडिंग। तो डीएनए में क्या होता है, चांसेस होते हैं कि कई बार गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी आती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 है इसको खास क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके पास एक अनोखी प्रॉपर्टी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब ये क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रैंड की बात करूं तो हमें पता है अगर इसको रेप्लिकेट करना है तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्राइमर लगेगा। अब प्राइमर तो लग गया, न्यू स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज हो गया। अब प्राइमर को रिमूव भी करना है और प्राइमर किस डायरेक्शन में लगा होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम पे लगा होगा। तो इस प्राइमर को रिमूव करने वाली एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 को होती है, के पास होती है, जो कि इसको स्पेशल भी बनाता है और ये पूछी भी काफी बार जाती है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास हमारी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, कौन सी, प्राइमर रिमूवल की एक्टिविटी। और इसके पास कौन कौन से हमारे फ्रेगमेंट्स हो गए, कौन कौन से हो गए, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल। अब ये पूछा जाता है कि लॉन्गर वाला कौन सा है, सी टर्मिनल के पास ये एक्टिविटी है कि एन टर्मिनल के पास ये एक्टिविटी है। सो एन टर्मिनल इज हैविंग द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम किसके पास है, लॉन्गर फ्रेगमेंट के पास। अब अगर मैं डीएनए पॉलीमरेज 2 की बात करूं, इसके पास भी है फर्स्ट वाली, ये दोनों एक्टिविटीज होती हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात करूं, इसके पास भी ये दोनों होती हैं। लेकिन जो 4 और 5 है, क्योंकि ये एरर प्रोन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है कि इनको एरर से कोई लेना देना नहीं है, अगर गलत भी आ गया तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे। तो ये 4 और 5 ऐसे डिफॉल्टेड है, तो इसीलिए इनके पास प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी नहीं होती। तो इन दोनों के पास प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी नहीं है। इन दोनों के पास 2 ही एक्टिविटी है, प्राइमर रिमूवल की एक्टिविटी नहीं है। और 1 के पास हमारी कौन सी एक्टिविटी है, 1 इज हैविंग द एक्टिविटी तीनों वाली, सर्वगुण संपन्न वाली। तो अभी हम इसको थोड़ा सा अगर टैबुलर फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, सो लेट्स सी इफ वी कैन मेक इट नाउ। So you see, first we talked about which activity? First we talked about 5 prime to 3 prime polymerase activity. Then we talked about 3 prime to 5 prime proofreading activity. And then we talked about 5 prime to 3 prime primer removal activity. Now let's go on and see which of the polymerases have all these activities or 2 activities or a single activity. ठीक है, सो डीएनए पॉलीमरेज की 1 की बात करते हैं, इसके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ है। 2 की बात करते हैं, 2 के पास प्राइमर रिमूवल की नहीं है, ये है और ये है। 3 की बात करते हैं, इसके पास भी ये दोनों है, रिमूवल की एक्टिविटी नहीं है। 4 और 5 की बात करते हैं, ये भी है,
ये नहीं है और ये नहीं है। तो इससे हमारा कंपाइल हो गया जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक की है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमारा मेन जो यहाँ का हीरो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 रहता है, तो पॉलीमरेज 3 को स्टडी करना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मैंने सारी सब यूनिट्स लिखी है, ये सारी सब यूनिट्स डीएनए पॉलीमरेज 3 की हैं। तो अब हम धीरे धीरे इनको रिवाइज करते हैं कि अब होता क्या है। देखो अब स्टोरी समझो। सबसे पहले डीएनए का 2 स्ट्रैंड आया, दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट होंगे। सेपरेट कौन करेगा? हेलिकेस करेगा। हेलिकेस को लोड कौन करेगा? हेलिकेस लोडर करेगा। फिर कौन आएगा? प्राइमर आएगा। प्राइमर क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा। किसकी हेल्प से एक्सटेंड करेगा? डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से एक्सटेंड करेगा। अब पॉलीमरेज है भारी भरकम, उसको भी किसी को लोड करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारे पास बीटा क्लैम्प कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है जिसके अंदर हमारा डीएनए स्ट्रैंड होता है और पॉलीमरेज को वो फंसा देता है उसके ऊपर कि अब पॉलीमरेज हट नहीं पाएगा। तो बीटा क्लैम्प आया। अब बीटा क्लैम्प को लोड करने के लिए क्या होता है? बीटा क्लैम्प लोडर। और ये ऐसे हमारी सारी कहानी चलती है, ठीक है। सो देयर आर टोटल 9 सब यूनिट्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। नाउ लेट्स गो टू देम वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेजर पार्ट होता है दैट इज कोर पॉलीमरेज, मतलब कि जो 3 स्पेसिफिकली यूनिट्स ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होती है पॉलीमराइजिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास अल्फा, अल्फा के पास होती है पॉलीमरेज एक्टिविटी और इट इज कोडेड बाय डीएनए-ई, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव इज अल्फा। अल्फा डाइमर की फॉर्म में होता है और अल्फा को कौन कोड करता है? इट इज कोडेड बाय जीन डीएनए-ई और अल्फा के पास डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वन दैट इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज कोडेड बाय द जीन डीएनए-क्यू एंड इट इज हैविंग 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। मतलब इसके पास कौन सी एक्टिविटी होगी? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होगी। और जो थीटा है वो इसको हेल्प करता है एप्सिलॉन को अपनी स्टिमुलेट करने को एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी को, एंड इट इज कोडेड बाय होलोएंजाइम ई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कोर पॉलीमरेज की यूनिट्स के बारे में देखा। सबसे पहली यूनिट हमने कौन सी देखी? अल्फा। अल्फा के पास कौन सी एक्टिविटी होती है? पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। इट इज कोडेड बाय द जीन डीएनए-ई, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के पास कौन सी एक्टिविटी होती है? प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती है। इट इज कोडेड बाय डीएनए-क्यू। थर्ड वी हैव इज थीटा। थीटा का हमारे पास कौन सा होता है? होल एंजाइम ई, एंड ये हेल्प क्या करता है? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए। तो अल्फा हो गया, एप्सिलॉन हो गया और थीटा हो गया, ठीक है। तो अल्फा हो गया, एप्सिलॉन हो गया, थीटा हो गया, एईओ हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, क्लैंप लोडर सब असेंबली। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हट ना जाए उसके लिए कौन होता है? बीटा क्लैंप, ठीक है। और क्लैंप को कौन लोड करवाता है? आपका क्लैंप लोडर इसको लोड करवाता है। तो इसी क्लैंप लोडर में क्या क्या सब असेंबली है वो हम देख रहे हैं। तो पहले आता है टाउ प्रोटीन, ठीक है। इसकी ना कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है कि यहाँ पे टाउ होता है, यहाँ पे टाउ होता है, ऐसा कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर ये बनाता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो और ये जो टाउ होता है ना ये एटीपी के साथ भी एसोसिएटेड होता है। तो होता क्या है? टाउ which is an ATP dependent and is coded by DNA-X bind and hydrolyze ATP, also interact with core polymerase, beta sliding clamp and template। देखो टेम्पलेट है, टेम्पलेट के ऊपर ही डीएनए पॉलीमरेज को लोड करवाना है। किसने? बीटा क्लैंप ने। और बीटा क्लैंप लोडर में तो इसके लिए एटीपी लगती है, देखो। और वो एटीपी लगने का काम किसका है? टाउ का, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो बीटा क्लैंप को भी टेम्पलेट के साथ इंटरैक्ट करवाना है, डीएनए पोल को भी इंटरैक्ट करवाना है। तो ये जो टो है ये सारी चीजों को क्या करता है? मीडिएट करता है। सो इट बाइंड्स एंड हाइड्रोलाइजेस द एटीपी, इट प्रोवाइड्स साइट फॉर अटैचिंग टू द टेम्पलेट, also to the core polymerase and the beta sliding clamp, and it is coded by the gene DNA-X. It is coded by the gene DNA-X. Now let's move on to next one, delta. Delta, which is coded by whole enzyme A,
opens the beta clamp. अगर रिंग खुलेगी तभी उसमें डीएनए पॉलीमरेज और स्ट्रैंड घुसेगा, तो उसको खोलने का काम किसका है? डेल्टा का काम है। और डेल्टा डैश क्या करता है? इसको रेगुलेट करता है। अब काय कोटेड बाय होल एंजाइम सी बाइंड्स एसएसबीज। अब देखो एसएसबीज क्या है? जब आपके स्ट्रैंड्स ओपन हो जाते हैं, वो ओपन वाले स्ट्रैंड्स दोबारा से जुड़ ना जाएं, क्योंकि होते तो उनमें क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं, ग्लू तो लगी होती है, तो चिपक ना जाएं, इसीलिए हमारे पास होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स कॉल्ड एज एसएसबीज, जो कि कोऑपरेटिव मैनर में बाइंड करते हैं ओपन स्ट्रैंड्स के ऊपर, और ताकि वो वापस से अटैच ना हो सके। तो ये हमारा फंक्शन हो गया काय का, कोडेड बाय होलो एंजाइम सी। देन इज साइड कोडेड बाय होलो एंजाइम डी, ये क्या करता है? कनेक्ट काय टू द लोडर, तो ये भी इसकी हेल्प करता है, ये इसकी हेल्प करता है। और फिर बीटा क्लैम्प की हमारे पास दो सबयूनिट्स आती हैं, डाइमर, एंड इट इज कोडेड बाय डीएनए एंड। So with this we have completed the subunits of DNA polymerase 3. सबसे पहले किया अल्फा, अल्फा ने क्या किया? पॉलीमरेज एक्टिविटी की। फिर उसके बाद हमने एप्सिलॉन किया एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के लिए, उसको हेल्प कौन कर रहा था? थीटा। फिर हमारी बीटा क्लैम्प की जो भी असेंबली है वो वाला पार्ट आ गया, टाउ प्रोटीन आ गया जो कि एटीपी हाइड्रोलिसिस में हेल्प करता है, ठीक है, और टेम्पलेट के साथ भी अटैच करता है अपने आप को, पोल के साथ भी करता है, बीटा क्लैम्प के साथ भी करता है। फिर हमने किया डेल्टा के बारे में, डेल्टा जो कि होल एंजाइम ए कोड कर रहा था, बीटा क्लैम्प को ओपन करता है, डेल्टा की हेल्प कौन करता है? डेल्टा डैश। फिर हमने काय किया जो कि एसएसबी प्रोटीन्स को कोड करता है, ताकि एसएसबीज जाके स्ट्रैंड के ऊपर लग जाए और स्ट्रैंड्स आपके वापस में ना इकट्ठे हो। और इसकी हेल्प कौन करता है? साई। देखो हर किसी के पास अपना अपना हेल्पर है, तो हेल्प तो देखो जरूरी होती है, ठीक है। और एंड पे हमारा क्या बचा? बीटा क्लैम्प का डाइमर विच इज कोडेड बाय डीएनए एन। तो इससे हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज वाला पार्ट है ये हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कि कैसे ये सारा प्रोसेस हमारा प्रोसीड करता है, रेप्लिसोम कैसे बनता है। नाउ वी विल सी दैट। आफ्टर कंप्लीटिंग द डीएनए पॉलीमरेज की सबयूनिट, अब हम चलते हैं इलॉन्गेशन की जर्नी पे। अब उससे पहले हमें जो है वो पढ़ना होता है क्लैंप लोडिंग साइकिल। अब क्लैंप लोडिंग साइकिल हमारे पास क्या रहता है? अब देखो अगर आप सारी स्टोरी को दोबारा से याद करने की कोशिश करोगे, इलॉन्गेशन किसने करवानी है? डीएनए पॉलीमरेज ने करवानी है। और पॉलीमरेज को लोड कौन करवाता है? स्लाइडिंग क्लैंप लोड करवाता है, बीटा स्लाइडिंग क्लैंप लोड करवाता है, ठीक है। तब होगा क्या? देखो यहाँ पे ये रहा मेरा बीटा स्लाइडिंग क्लैंप और ये रहा मेरा क्लैंप का लोडर। तो पहले क्या होता है, और यहाँ पे हम बना देते हैं हमारा डीएनए स्ट्रैंड। अब देखो जो डीएनए स्ट्रैंड होता है इसकी 5 प्राइम ओवरहैंग्स होती हैं। क्यों ओवरहैंग्स होती हैं? देखो 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम। अब यहाँ पे नीचे वाला स्ट्रैंड हमारा कौन सा हो गया? लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और ऊपर वाला हमारा कौन सा हो गया? लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग क्यों बोला? लैग करते करते चलता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनाता है। नीचे वाला कॉन्टिन्यूस बनाता है। तो यहाँ पे देखो जो प्राइमर होगा वो यहीं पे ऐड हुआ होगा, ठीक है। तो प्राइमर यहाँ पे ऐड होगा और उसके बाद हमारा क्या बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा, यही होगा। तो 5 प्राइम ओवरहैंग्स तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हुआ क्या कि सबसे पहले लोडिंग में ये दोनों अटैच होते हैं एटीपी के साथ, और जैसे ही ये एटीपी के साथ अटैच होते हैं इससे इनकी जो टेम्पलेट की ओरी साइड के साथ जाके अटैच होने की कैपेबिलिटी है वो इनहैंस हो जाती है। तो जैसे ही ये दोनों अटैच होते हैं डीएनए पॉलीमरेज के साथ, ये जाते हैं और टेम्पलेट के ऊपर अटैच होते हैं, और जैसे ही ये अटैच होते हैं तो वैसे ही इसका जो एटीपी है उसकी क्या हो जाती है? हाइड्रोलाइसिस। तो ऐसे होता है हमारा क्लैंप लोडिंग साइकिल कि इन दोनों को रिक्वायरमेंट है किसकी? एटीपी की, टू गेट लोडेड ऑन द राइट साइड फॉर द इलोंगेशन। अब पहले हमारे पास क्या बना था? पहले हमारे पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना था जिसमें था हमारा हेलिकेस लोडर। जैसे ही हमारा हेलिकेस लोडर सीन से चला जाएगा छोड़ के मूवी को, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा शुरू हो जाता है इलोंगेशन।
और इलोंगेशन में हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज नोन एज रेप्लिसोम कॉम्प्लेक्स। अब रेप्लिसोम कॉम्प्लेक्स में हमारा कौन कौन आता है, रेप्लिसोम में हेलिकेज भी आता है, ठीक है, इसमें आपका प्राइमेज भी आता है और इसमें आपका डीएनए पॉलीमरेज भी आता है और इसमें आपके एसएसबी प्रोटीन्स भी आते हैं। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, रेप्लिसोम कॉम्प्लेक्स। अब देखो, तो हमें तो पता है, क्या आपने ये सोचा कि लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर कैसे हो रही है सिंथेसिस, कैसे डीएनए पॉलीमरेज करता क्या है? तो इसके लिए बहुत ज्यादा थ्योरीज थी, काफी ज्यादा थ्योरीज थी, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा चलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर। जो मैंने कल आपको डीएनए लूपिंग का मॉडल बताया था, ब्रूस एल्बर्ट ने उस मॉडल को ट्रॉम्बोन मॉडल बोला था, ठीक है, इट वाज ट्रॉम्बोन मॉडल। और ये मॉडल ने हमें समझाया था कि डीएनए लूपिंग का कंसेप्ट होता है, टेम्पलेट डीएनए लूप करता है। अब दूसरी बात कि डीएनए पॉलीमरेज ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई, जिसमें से जो एक्सेप्टेड मॉडल मुझे लगा वो कोलिशन मॉडल था। उसमें इन्होंने क्या बताया कि डीएनए पॉलीमरेज के पास ना एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की आर्म होती है। अब जब ये हमारा स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर रहा होता है, जैसे ही ये 5 प्राइम स्ट्रैंड को इनकाउंटर करता है ना, ये वहां से निकल जाता है, मतलब बीटा स्लाइडिंग क्लैंप जो है और डीएनए पॉलीमरेज वहां से निकल जाते हैं। अब जैसे ही लूपिंग होगी तो इसको क्या दिखेगा, 3 प्राइम फिर से अटैच हो जाएगा, फिर ये हमारा सीधा होगा, क्लैंप गिर जाएगा, फिर से क्लैंप डीएनए पॉलीमरेज को लेकर आएगा। अब आप सोचोगे कि इस केस में तो बीटा क्लैंप कितना ज्यादा लॉस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए सेल को जरूरी रहता है कि बीटा क्लैंप को बार बार क्या किया जाए, रिसाइकल किया जाए। कम से कम एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट के लिए एक सेल के पास कम से कम 300 कॉपीज ऑफ बीटा क्लैंप होती हैं, तो बीटा क्लैंप की जो रिसाइकलिंग होती है वो काफी जरूरी होती है। तो ये सारा हमारा लैगिंग स्ट्रैंड का जो हमारा मॉडल है ये हमारा डिफाइन करता है, ठीक है। ट्रॉम्बोन मॉडल हो गया, कोलिजन के बारे में मैंने आपको बता दिया, रेप्लिसोम कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, इलोंगेशन कैसे होगी, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कैसे बनेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड पे क्या कुछ हो रहा है, ये सारा हमारा है इसमें। और एसएसबी प्रोटीन्स का तो आपको काम पता ही था कि सपोज अगर ये डीएनए स्ट्रैंड है और ये ओपन हो गया, बाद में ये फिर से ज्वाइन ना कर जाए, तो यहाँ पे जो एसएसबी प्रोटीन्स है वो कोऑपरेटिव मैनर में बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द इलोंगेशन प्रोसेस, ठीक है। अभी हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे दैट इज द टर्मिनेशन विच इज द रेप्लिकेशन लास्ट पार्ट। उसके बाद हमारा रेगुलेशन रह जाएगा और कुछ म्यूटेंट्स के बारे में रह जाएगा, दैट विल बी कवरिंग लेटर ऑन, राइट। So now let's see the last part, that is the termination of prokaryotic DNA replication. तो टर्मिनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, अब हमें पता है क्योंकि इसमें कौन सी रेप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारी टर्मिनेशन होती है वो जहां से हमारी ओरिजिनेट होती है डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हॉल्ट होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी ओरी साइट है उसके ऑपोजिट हमारे पास कुछ टर्न सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे कि इकोलाई की बात करें तो उसमें हमारे पास टोटल 10 टर्न सीक्वेंसेस होती हैं। जैसे कि बैसिलस सबटाइलस में ये जो हमारा नंबर है वो डिफर करता है, 30 तक चला जाता है। और इन टर्न सीक्वेंसेस में भी 2 ओरिएंटेशंस होती हैं, एक ओरिएंटेशन इस तरफ है और एक ओरिएंटेशन इस तरफ है। अब होता क्या है कि अगर तो सपोज आपकी जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, रेप्लिकेशन है इधर को चल रही थी, ठीक है, आपकी रेप्लिकेशन इधर को चल रही थी, तो इसको रोकने के लिए जो हमारे फाटक लगे हैं वो ये वाले लगे हैं। तो अगर तो रेप्लिकेशन क्लॉकवाइज चल रही है, जैसे ही वो इन सीक्वेंस को एनकाउंटर करेंगी वो स्टॉप हो जाएगी। और अगर एप्लीकेशन इधर से चल रही है तो जैसे ही वो ग्रीन वाली सीक्वेंसेस को एनकाउंटर करेंगी रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। सो टर्मिनेशन अकर्स एट द ऑपोजिट ऑफ द ओरी साइड विच कंटेन द specified conserved TER sequences present in 2 opposite orientations, right? One which blocks the clockwise direction, other which blocks the anti-clockwise direction. Now there is one important protein that is TUS protein, ठीक है। अब जो TUS protein होता है that is associated with the termination, TUS protein binds as a monomer
टू द टर्स सीक्वेंसेस। और टर्स प्रोटीन के बाइंड करने से क्या होता है, इट डिस्टरप्ट, इट यू कैन से डिसरप्ट, या फिर ये क्या कहते हैं कि रोकता है। किसको रोकता है, हेलिकेज की एक्टिविटी को ये डिसरप्ट करता है। अगर हेलिकेज नहीं चलेगा तो आपको पता है इनिशिएशन ही नहीं होगी और हमारा प्रोसेस आगे प्रोसीड नहीं करेगा। सो दैट वाज सिंपल टर्म अबाउट द टर्मिनेशन। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, होल डीएनए एप्लीकेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसकी रेगुलेशन के बारे में, ठीक है, कि कैसे ये रेगुलेट होती है, डीएनए एटीपी वगैरह के बारे में, वो सब कुछ हम देखेंगे, सिक्वेस्ट्रेशन देखेंगे, एंड वी विल आल्सो कवर एक्सेप्ट द रेगुलेशन म्यूटेंट्स, स्लो स्टॉप म्यूटेंट्स क्या होते हैं, फास्ट स्टॉप म्यूटेंट्स क्या होते हैं। सो इफ यू लाइक आवर वीडियोस, डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोस, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो थैंक यू एवरीवन।